जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जी हाँ, ये आईबीसी स्टेज 1 में है, इंडियन बैंक करप्सी कोड, ठीक है ना। इसके स्टेज 1 में शामिल है। अब जब तक इधर की साइड में एनएससी आईबीसी लिखता है, मैं कई बार बताया हूँ आप लोगों को, स्टेज 1 लिखेगा या इसका तो मेन वही कह लीजिए है। मेन देखिए जो ये एसएम जैसे लिस्ट होता है ना, उसी तरीके से एक आईबीसी लिस्ट होती है। क्या होती है? आईबीसी लिस्ट, ठीक है ना। और अब इसी आईबीसी में स्टेज 1 भी आ जाता है। आईबीसी कह लीजिए एक तरीके से स्टेज 1, और आईबीसी स्टेज 2 भी आता है। मतलब एसएम लिस्ट में जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट होते हैं, आईबीसी में भी उसी तरीके से स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं, और उसमें ये कंपनियां जाती हैं तो अलग अलग एक्शन लिया जाता है। तो ये समझिए, आईबीसी में जब तक रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन ट्रेडिंग हुई। जब ही आईबीसी स्टेज 1 में जाएगा ना, तब ही इसकी वीकली ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीकली ट्रेडिंग। वीकली ट्रेडिंग मतलब हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेडिंग हुई। और आईबीसी अगर 2 में जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसी वाले लिस्ट में आईबीसी स्टेज 1 में, अब इसी को बीएससी लिखता है, आईआरपी स्टेज 1 लिखता है, स्टेज 2 लिखता है, आईआरपी लिखता है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, अलग अलग एक्सचेंज अलग अलग नाम से लिखते हैं। अब इसमें ये जब मैं लिस्ट यहाँ पे देखिए, जीएसएम लिस्ट है, शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट है, एलटी है, लॉन्ग टर्म एसएम लिस्ट है। इसी में यहाँ पे आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। स्टेज 1 देखिए आ जाएगा ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। आईबीसी यहाँ पे है तो आईबीसी में नहीं, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड यहाँ पे है स्टेज 1 में। समझ रहे हो आप लोग? अब यहाँ पे यह कंपनी शामिल है। अब इसमें से बाहर कब आएगी? देखिए, रूल रेगुलेशन में कई सारा पढ़ा हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं जयप्रकाश एसोसिएट जब जाता था इस लिस्ट में, तब भी बनाया हूँ वीडियो। और भी बहुत सारी कंपनियाँ जाती हैं इस लिस्ट में, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो पता है मुझे हर बार कैसे आता है। और जो बताऊँगा डेट, वो दम विश्वास करिएगा, बढ़िया रहेगा। 83 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो कल ही का डेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि एमओ में बहुत आर्डर लगा है, तो लगेगा भाई, आपको थोड़े पता है, सबको पता है ना। तो सब अपना नहीं बेचेंगे, केवल आप ही बेचेंगे अपना एमओ में आर्डर लगा के। सभी लोग तो एमओ आर्डर लगाएंगे, ये भी तो हो जाएगा। 78 रुपये 66 पैसे पे एमओ आर्डर लगा लीजिएगा। अगर बिक जाएगा तो बिक जाएगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। कोई होगा किसी के पास तरीका तो बताओ मुझे आके, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। बाहर कब आएगा? देखिए, बाहर कब आएगा तो हमको देखना पड़ेगा कि अंदर गया कब था, क्योंकि जब कोई अंदर जाता है तभी तो बाहर आएगा, और जब जाएगा उसके हिसाब से ही तो बाहर आएगा। उसका भी तो रूल रेगुलेशन होता है। तो अभी ये जब गया है तो पहले 1 महीना कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में इसका जो है आउटकम आता है। मैं आप लोगों को सीधा सीधा जो है, फालतू में गणित बताने से अच्छा है डेट बता देता हूँ कि 9 तारीख के आसपास गया है, 9 अप्रैल को गया है। तो 9 मई को तो पहले इसका 1 महीना कंप्लीट होगा। फिर उसी महीने के कह लीजिए लास्ट में इसका जो आएगा 20 दिन के बाद, और 29 अप्रैल 29 मई आ जाएगा ना, मई 9 मई 29 मई। तो 29 मई को मई का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, 29 मई रहेगा। तो इस 29 मई को इसका जो है रिव्यू होगा, और देखा जाएगा कि 29 मई को ये सही है कि नहीं है। तो ये जो डेट बता रहा हूँ, ये रिव्यू का डेट बता रहा हूँ। इस दिन देखा जाएगा कि भाई रिलायंस इंफ्रा खोलो, देखो ये सही स्थिति में है शेयर कि नहीं स्थिति में शेयर है। जब से आईबीसी स्टेज 1 में गया है तब से क्या कर रहा है, वॉल्यूम कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम तो वैसे भी ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो वो कुछ मैटर नहीं रहता है, बाहर आ जाता है आराम से। तो फिर इसको जो है 29 तारीख को शाम को, ध्यान दीजिएगा, 29 तारीख को शुक्रवार है ना, शुक्रवार को शाम को मान के चलिए 7 बजे 8 बजे के आसपास अपडेट आता है। आईआरपी मतलब वही एसएम का लिस्ट आता है, आईबीसी का लिस्ट आता है। तो लिस्ट आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि ये बाहर निकला है कि नहीं निकला है। तो 29 तारीख नोट करके रखिए सबसे पहले डेट, और मुझे याद दिलाइएगा आप लोग कम से कम 5 बजे के आसपास कि सर ये आईबीसी लिस्ट में जाने वाला था, बाहर आने वाला था, आया कि नहीं आया। क्योंकि आप लोगों को याद रहता है ना, अब आप लोग सुनोगे तो 2000 लोग सुनोगे, सबको याद रहेगा, किसी न किसी को। मैं अकेला हूँ, भूल जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, और ठीक है, आ जाएगा बाहर। अब देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, तो ये तो सीधा सीधा उसमें लिख ही रहा है कि बैंक करप्सी कोड लिख रहा है ना।
तो इस पे दिवालिया प्रक्रिया के तहत जिन कंपनियों में थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है या कोई मतलब मिलता है नोटिस वोटिस टाइप का, तो उन पे ये कार्रवाई होती है और इस तरीके से होता है। तो भाई दिक्कत है कुल मिला के, इससे दूर में रहने में ही कुल मिला के भलाई है। ठीक है, ये इस लिस्ट से अभी मतलब शेयर आपका सेल नहीं हो पा रहा है एमओ ऑर्डर लगाने पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस लिस्ट से बाहर आएगा तब इसमें थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी देखने के लिए मिलती है, तो उस समय आप जो है इसमें से निकलने की कोशिश करिएगा। रिलायंस पावर भी गिरने के लिए तो गिर रहा है, लेकिन रिलायंस पावर ठीक है, बढ़िया है, कम से कम बार बार बोलता हूँ रिलायंस इंफ्रा से तो बढ़िया है। भले ही वो प्रमोटर कंपनी है रिलायंस पावर की, लेकिन रिलायंस इंफ्रा से रिलायंस पावर ठीक है, इस पर वो सारा जो है अभी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है दिवालिया वाली, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, बाकी वीडियो। हाँ, अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या जयप्रकाश एसोसिएट जैसा इसका भी हाल हो जाएगा? तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जैसा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है वैसे इसमें भी हो जाएगा, लेकिन वही बात है ना कि जब इसमें गया है तो फिर कुछ दिक्कत होगा तभी तो गया है। इसके पास भी अगर देखेंगे तो भर भर के यहाँ पे डेट पड़े हुए हैं, सॉरी रिजर्व पड़े हुए हैं, डेट तो कम ही है। तो जब डेट अगर कम है, रिजर्व ज़्यादा है किसी कंपनी के पास, तो वो दिवालिया में नहीं जाती है, क्योंकि वो कम कुल मिला के अपना एसेट वसेट बेच के ना वो पेमेंट कर देती हैं, तो दिवालिया नहीं होती हैं कुल मिला के। लेकिन कुछ एसेट बेचना पड़ता है अपना, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अब मान के चलिए 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का रिजर्व दिखा रहा है, बोरोइंग यहाँ पे इसका दिखा रहा है 5,000 करोड़ रुपए के। स्टैंड लोन अगर इसका देखेंगे तो मेन दिखेगा, तो यहाँ पे तो 23,000 24,000 करोड़ का जो है रिजर्व दिखा रहा है, केवल 700 करोड़ का ही यहाँ पे कर्ज दिखा रहा है केवल रिलायंस इंफ्रा के मेन बैलेंस शीट पे। तो होगा 200-400-500 करोड़ रुपया कहीं से डिमांड नोटिस, मतलब तो दिवालिया प्रक्रिया में इनका जो है घसीटे होंगे, कार्रवाई हो रही होगी, तो ऐसे हो रहा है। नहीं तो ये पेमेंट कर देंगे, सेटलमेंट कर लेंगे तो हो जाता है। मतलब सबका दिवालिया, सब कंपनी दिवालिया हो ही जाती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सेटलमेंट कर लेंगी तो बच भी जाती हैं कि चलिए हम इतना नहीं इतना दे देंगे, ये सब बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उसमें दिवालिया प्रक्रिया में। तो अभी इतना तो नहीं है कि जेपी एसोसिएट के पास तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट हो गया था ना, 53,000 करोड़ रुपए का, तो अब उतना तो देने में एक बिल्कुल असमर्थ थी, तो उसको दिवालिया होने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। इसके पास तो बहुत सारे एसेट हैं, ठीक है ना, अच्छे खासे, तो ये अपने एसेट भी बेच के ऐसे वैसे करके जो है वो पैसा पेमेंट कर सकती है, ऐसी संभावना रहती है। देखिए यहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए के एसेट हैं कंपनी के पास, 5,000 करोड़ रुपए का ऋण है, तो दे ही देगी ना कहीं ना कहीं से, तो ये हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी रिलायंस पावर ठीक है, जब तक 25 रुपये से 26 रुपये 27 रुपये वाले रेंज से ऊपर रहेगा बढ़िया रहेगा। 32 रुपये पहला रेजिस्टेंस, 38 पे दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। मोमेंटम की संभावना है, मार्केट अगर सही रहता है तो मोमेंटम आएगा।